नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू ओरियन। देखिए बच्चों, आज हम आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक, यानी हमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं और बेसिक चीजों में कार्बन के बारे में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यानी पृथ्वी पर एक तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और इन दोनों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है उसे क्या कहा जाता है, कार्बन कहा जाता है। और बच्चों, कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। यानी जो कार्बन शब्द बना है ये लैटिन शब्द किससे बना है, कार्बो से, और जिसका अभिप्राय क्या होता है, कोयला। यानी कि बच्चों एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन को क्या कहा जाता है, कोयला कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूपट्टी में खनिजों का मतलब जैसे कार्बोनेट की बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। देखो क्या कहा गया है, आपसे काफी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि भूपट्टी में खनिज और खनिजों के रूप में अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन केवल कितना परसेंट मौजूद है, 0.02% कार्बन मौजूद है, तथा वायुमंडल में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। यानी अगर अपन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 कितने प्रतिशत उपस्थित है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। और अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन कितना उपस्थित है, 0.02% कार्बन उपस्थित है। ईंधन की बात करें, अब ईंधन में क्या क्या आता है, ईंधन की बात करें तो जैसे लकड़ी हमारे लिए ईंधन का काम करती है, क्योंकि जब लकड़ी को जलाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमारे लिए ईंधन का काम करेगी। केरोसिन की बात कर लेते हैं, केरोसिन को भी ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कहीं एरियाज ऐसे हैं जहां आज भी केरोसिन को ईंधन के प्रयोग में लेकर के खाना बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। कोयले की बात कर ली जाए, LPG की बात कर ली जाए, CNG की बात कर ली जाए, पेट्रोल इत्यादि की बात कर ली जाए। कपड़े की बात करें तो कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयां एवं रंजक सभी कार्बन से बने होते हैं। यानी इन सब में कार्बन का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्बन में सहसंयोजी आबंध, देखिए कार्बन में सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है, वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। यानी क्या कहा गया है कि वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं और फिर उसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तथा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4kl4, ये इसका क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास माना जाता है। अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो बाह्यतम कोश है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एवं अष्टक में निम्न 2 प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। पहला पॉइंट, यह 4 इलेक्ट्रॉन, यानी अभी हमने देखा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इससे प्रदर्शित किया जाता है। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली बात आपको कही गई है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी C4+ धनायन बन सकता है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी यहां पर आपको ऊर्जा की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बच्चों, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- यानी ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन
हो सकता है। यानी क्या करना होगा, या तो 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना, उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए कार्बन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्बन के अन्य परमाणु या दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ साझा कर लेता है। यानी ये क्या कर लेता है, अन्य परमाणु या दूसरे तत्व के परमाणु के साथ क्या कर लेता है, साझा कर लेता है, यानी पार्टनरशिप कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो परमाणु के मध्य उनके अष्टक यानी कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो डुप्लेट प्रदर्शित करते हैं उनकी बात की जा रही है। तो दो परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। देखो बच्चों, क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ पर पे कि दो परमाणुओं के मध्य अष्टक को पूर्ण करने के लिए, यानी अगर दो परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करना है तो साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। जो भी इलेक्ट्रॉन साजित होंगे उसकी वो क्या कहलाएगी, परमाणु की सहसंयोजकता कहलाएगी। हाइड्रोजन की सहसंयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है और नाइट्रोजन की 3 तथा कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण। देखिए बच्चों, अब सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला हाइड्रोजन अणु का निर्माण, यानी हाइड्रोजन अणु का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1k होता है। इसके k कोश में एक इलेक्ट्रॉन तथा इस कोश को पूर्ण भरने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यानी इस कोश को पूर्ण करने के लिए एक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इस प्रकार दो हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके H2 अणु, यानी अगर दो हाइड्रोजन परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके H2 अणु बनाएंगे, यानी H2 का निर्माण करेंगे। दो हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके H2 का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। एवं इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास अर्थात हीलियम का विन्यास करेंगे को प्राप्त कर लेता है। अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये संयोजकता यहाँ पर प्रदर्शित करी गई है। कैसे, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, अब इसका ये अणु और इसका ये अणु दोनों ने आपस में क्या कर लिया, साझा कर लिया। इसे कौन से रूप में जाना जाएगा, साजित इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाएगा। यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या करा, साझा करा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, साजित इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लोरीन अणु Cl2 का निर्माण, यानी क्लोरीन अणु Cl2 का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ पर पे 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी बाह्यतम कोश में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कोश को पूर्ण भरने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी अगर बाह्यतम कोश पूर्ण भरना है तो इसके लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी और इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्लोरीन के साथ साझे के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो आपको एक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको दूसरे क्लोरीन के साथ साझा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये यहाँ पर संयोग से पूर्व क्लोरीन परमाणु है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब इनके मध्य क्या होगा, साझा होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साझा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, साजित इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाएगा। ऑक्सीजन अणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसे बाह्यतम कोश कहा जाता है। तो इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्ति के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे साझा करा जाएगा, ये ऑक्सीजन परमाणु है,
ये ऑक्सीजन परमाणु। अब दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, तो देखिए इसके ये दो इलेक्ट्रॉन और इसके ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे, और साझा करके इस प्रकार से विन्यासित होंगे जिसे क्या कहा जाएगा, साजित इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन जो प्रत्येक ऑक्सीजन द्वारा दिए जाते हैं दो साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे के कारण ही होते हैं, यानी साझे के कारण ही होंगे। और यहाँ एक द्विआबंध दो ऑक्सीजन परमाणु के मध्य बनता है, यानी दो ऑक्सीजन परमाणु के मध्य क्या बनता है, द्विआबंध बनता है। नाइट्रोजन अणु का निर्माण किस प्रकार से होगा, अब देखिए ये यहां पर नाइट्रोजन लिया आपने और ये यहां पर नाइट्रोजन लिया, ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है, यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसकी निकटतम अक्रिय गैस नियोन, यानी नाइट्रोजन की निकटतम गैस जो है वो क्या कहलाती है, नियोन कहलाती है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या पड़ती है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। अब 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके और 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके, दोनों आपस में साझा करेंगे और यहाँ पर साजित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संयोग से पूर्व की स्थिति दे रखी है, बाद की स्थिति दे रखी है, मैथेन अणु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर स्पष्ट करा गया है, यानी यहाँ पर एक अणु ये, एक अणु ये, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी चारों इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या हो रहा है, साझा यहाँ पर किया जा रहा है। अमोनिया तथा जल अणु का निर्माण, अब अमोनिया N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1 होता है ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, आवश्यकता, तथा हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना है तो नाइट्रोजन को तो 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जब अमोनिया का एक अणु बनता है, नाइट्रोजन का एक परमाणु अपने 3 इलेक्ट्रॉनों द्वारा 3 हाइड्रोजन के से 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। किस प्रकार से ये यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार से साझा, आपको थ्योरी में यहाँ पर बात समझाई गई है, और इस थ्योरी को आगे जैसे अपन ने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा उसी तरीके से यहाँ पर इस एग्जांपल में ये चीजें आपके लिए क्लियर करी गई है, ठीक है। आगे देखिए H2O का निर्माण, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 होता है, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होता है, 1 होता है। स्थायी उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को 1 तथा ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हाइड्रोजन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखिए हाइड्रोजन को तो भाई यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, और ऑक्सीजन को कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण, अब कार्बन के क्या क्या अपरूप होते हैं, यानी कार्बन जिसको कोयला कहा जाता है उसके क्या क्या अपरूप है ये हमें देखना है। तो अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। अपरूपता का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा तत्व जो एक से ज्यादा कई प्रकार के रूपों में हमें प्रकृति में या बाह्य परिक्षेप में देखने के लिए मिलता है, उसे अपरूपता के नाम से जाना जाता है। तथा प्रत्येक रूप से भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। और अपरूपता का मतलब होता है कि जो भी चीज हमें कई सारे रूपों में देखने के लिए पाई जाती है उसके भौतिक गुण तो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वह कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये भिन्न रूप अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के अपरूपों की बात करें तो पहला क्रिस्टलीय रूप, यानी कार्बन हमें क्रिस्टलीय रूप में भी देखने के लिए पाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, यानी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये कार्बन के क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय रूप कहलाते हैं। सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में एमार्फस, उदाहरण कोयला, लैंप ब्लैक,
तथा चारकोल ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के अपरूप में क्या आ रहा है, आपके पास हीरा आ रहा है, हीरे की बात करते हैं। यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, यानी हीरा क्या होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी का मतलब जिसको यहां से देखने पर दूसरी साइड भी देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। इसकी अत्यधिक चमक और उच्च अपवर्तनांक के कारण ही होती है, और इसकी जो रंगहीन पारदर्शिता है ये इसकी ज्यादा चमक की वजह से और उच्च अपवर्तनांक की वजह से होता है। ये काफी भारी और अत्यधिक कठोर होता है, यानी जो कार्बन होता है काफी भारी अत्यधिक कठोर होता है। और विद्युत का क्या होता है, कुचालक। विद्युत का कुचालक यानी इसमें विद्युत प्रवाह नहीं की जा सकती। विद्युत के दो चीजें होती है, सुचालक और कुचालक। विद्युत का सुचालक का अभिप्राय होता है जिसके अंदर विद्युत को प्रवाह किया जा सके, और विद्युत का कुचालक यानी जिसके अंदर विद्युत को प्रवाह नहीं किया जा सके। संरचना की बात करें, ठीक है। अब हीरे की संरचना की बात करें तो यह कार्बन परमाणु का वृहद अणु है, यानी हीरा क्या है, कार्बन परमाणु का वृहद यानी बड़ा अणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रत्येक प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के कारण इसकी कठोर त्रिविमीय जालक संरचना होती है, यानी इस प्रकार की त्रिविमीय जालक संरचना होती है। उपयोग क्या है, इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को काटने के लिए वाले चाकू के रूप में करते हैं। यानी कि ये काफी ज्यादा कठोर होने की वजह से इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो कटिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। और किन चीजों की कटिंग के लिए, मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने वाले चाकू में करते हैं। सेकंड, इसे कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कीमती पत्थर जड़ित जो आभूषण होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट। अब दूसरा रूप क्या है, यहाँ पर कार्बन के अपरूप पढ़ रहे हैं। कार्बन के अपरूप में हमने सबसे पहला हीरा पढ़ा। दूसरी बात करते हैं अपन ग्रेफाइट की, ये भी कार्बन का एक अपरूप कहलाता है। कैसे, यह भूरा काला पारभासी पदार्थ होता है, यानी ग्रेफाइट का जो रंग होता है वो भूरा काला प्रकृति का होता है। यह हीरे से क्या होता है, हल्का होता है, यानी ग्रेफाइट और हीरे की तुलना करें तो हीरा थोड़ा भारी होता है और ग्रेफाइट उससे हल्का होता है। मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है, यानी ग्रेफाइट के अंदर विद्युत प्रवाह की जा सकती है। संरचना की बात करें तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परतीय चद्दर, यानी ग्रेफाइट के अंदर क्या रहती है, कार्बन परमाणु की परतीय चद्दर के रूप में ग्रेफाइट रहता है। ठीक है, संरचना होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर षटकोणीय रेखीय संरचना बनाता है। देखिए बच्चों, यानी ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, षटकोणीय। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, षटकोणीय होती है। ठीक है, यद्यपि प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी कि हर कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जो इससे विद्युत का अच्छा चालक बनाता है, और उसी की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। यानी कार्बन का चौथा परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और इसीलिए ग्रेफाइट को ये विद्युत का क्या बनाता है, अच्छा चालक बनाता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की विभिन्न परतें एक दूसरे से दुर्बल वंडर वॉल बलों के द्वारा जुड़ी रहती है। यानी ग्रेफाइट की जो संरचना होती है कार्बन में वंडर वॉल के द्वारा, यानी उनकी परतों के रूप में जमी रहती है, अतः ये एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट छूने पर क्या होता है, फिसलता है। आगे बात करते हैं उपयोग क्या है बच्चों इसके। पहला, चूर्ण का प्रयोग मशीनों के पुर्जों में स्नेहक के रूप में होता है। इसका प्रयोग सेलों के इलेक्ट्रोड तथा पेंसिल की लेड के रूप में होता है। यानी जो ग्रेफाइट है उसका जो उपयोग है वो सेलों के इलेक्ट्रोड के रूप में और पेंसिल के लिए लेड के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये कागज पर काला चिन्ह बना सकता है, इसीलिए इसे काला लेड या प्लम्बेगो भी के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों ये देखिए षटफलकीय संरचना आपको यहाँ पर ग्रेफाइट की नजर आ रही है। इस प्रकार की एक संरचना होती है और ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं मिलकर के क्या करते हैं, ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं। ये फिर इस तरीके की बन जाएगी और इस प्रकार से ग्रेफाइट का निर्माण करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
फुलरीन चौथा क्या होता है, सॉरी तीसरा क्या होता है, फुलरीन होता है। देखती बात करते हैं। हेराल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की दो छड़ों के मध्य लेसर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए कार्बन की वाष्प को संघनित करने पर प्राप्त काजल से कार्बन के एक नए अपरूप C60 की खोज की तथा इस प्रकार के अन्य अपरूपों में पाए जाने वाले की भी घोषणा करी। यानी फुलरीन का आपको इतिहास दिया हुआ है, ठीक है, कि किस प्रकार से फुलरीन बना है और फुलरीन का निर्माण किस तरीके से करा गया है। तो इस खोज के लिए वैज्ञानिकों को क्या प्रदान करा गया है, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान करा गया है और इन अपरूपों का नाम फुलरीन रखा गया है और इनका क्या नाम दिया गया, फुलरीन नाम दिया गया। फुलरीन का अणुसूत्र CN बनाया गया है जहां N का मतलब 60, 70 या अधिक की संभावना व्यक्त की गई है, यानी C60, 70 या फिर इससे अधिक की संभावना है। फुलरीनों की प्रकृति गोलाकार प्रस्तावित की गई तथा इसमें सर्वाधिक स्थायी अपरूप कौन सा है, 60। यह सर्वाधिक स्थायी अपरूप है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में यही देखने के लिए मिलता है। C60 का नाम बकसमिंस्टर फुलरीन ठीक के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको बकसमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है, ठीक है। और कार्बन के तीनों क्रिस्टलीय रूपों में ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी, C60 सर्वाधिक क्रियाशील अपरूप है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, वर्तमान में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है, यानी वर्तमान में ज्ञात कार्बनों की संख्या लगभग कितने मिलियन है, 3 मिलियन है। परंतु अब प्रश्न यह आता है कि कार्बन का कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की वृहद संख्या के रूप में उत्तरदायी होता है। संकलन की बात करते हैं। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। देखिए क्या कहा गया आपसे कि कार्बन एकमात्र के साथ तत्व होता है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, यानी स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता किसके अंदर पाई जाती है, कार्बन के अंदर पाई जाती है। कार्बन स्वयं के परमाणु के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी विवृत अथवा खुली या संवृत अथवा बंद श्रृंखला बना सकता है, यानी कार्बन बंद श्रृंखला भी बना सकता है अपने परमाणु के साथ और खुली श्रृंखला भी बना सकता है, और कार्बन के इस गुण को श्रृंखला कहते हैं। संकलन का मुख्य कारण कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाले सहसंयोजी बंध का अत्यधिक प्रबल होना है, यानी संकलन का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाले सहसंयोजी बंध का क्या होना, अत्यधिक प्रबल होना। यानी कार्बन और कार्बन के मध्य जब सहसंयोजी बंध बनता है तो काफी ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए यहाँ पर श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। देखते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी जो कार्बन होता है वो प्रमुख रूप से तो कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुसंयोजक है। कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से इसे चतुसंयोजक कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है, अर्थात इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है, जिन्हें यह किसी के भी साझे के द्वारा प्राप्त कर लेता है। अतः कार्बन का परमाणु स्वयं से या अन्य तत्वों से जैसे हाइड्रोजन से, हेलोजन से यानी क्लोरीन ब्रोमीन से कुल 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है, यानी जो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है यह हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है और हेलोजन के साथ भी बना सकता है। बहु बंध बनाने की प्रकृति, कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुल बंध का मतलब द्विबंध या फिर त्रिबंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, यानी कार्बन का आकार छोटे होने के कारण ये द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध का निर्माण भी कर सकता है। यह स्वयं से या अन्य तत्व में कौन कौन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे द्वारा बंध बना सकता है, जिसके फलस्वरूप यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है जो अपवाद स्वरूप क्या होता है, स्थायी होते हैं।
कार्बनिक यौगिक जैव शक्ति सिद्धांत। अब कार्बनिक यौगिक में जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है? कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट्स तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए क्या बोला गया है, कार्बन के ऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट्स तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब फ्रांसीसी वैज्ञानिक का यहां पर भी डिटेल दिया गया है, वो आप रीड कर सकते हो यहां से। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। देखिए सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यानी अमोनियम साइनेट CnH4 CnO को गर्म करने पर आकस्मिक रूप से यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करा। यानी किस किस की बात की जा रही है? अमोनियम सल्फेट लिया और पोटेशियम साइनेट लिया और इन दोनों के बीच में क्या कराई? अभिक्रिया कराई और अभिक्रिया करवा करके एक तो अमोनियम साइनेट और एक पोटेशियम सल्फेट और फिर अमोनियम साइड को जब गर्म करा गया पुनर्व्यवस्था, तो यहां पर किसका निर्माण हुआ? यूरिया का निर्माण हुआ। कार्बनिक रसायन। जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने तक अत्यधिक संख्या में रासायनिक यौगिकों की खोज हो चुकी थी। यानी जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने तक अत्यधिक संख्या में रासायनिक यौगिकों की खोज हो चुकी थी और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इसका पुनः क्या करा या वर्गीकरण करना अति आवश्यक हो गया था। ज्ञात तत्वों के विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष निकाला गया कि लगभग एक बड़ी संख्या में ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन उपस्थित था। यानी बाद में देखा गया कि कई सारे ऐसे यौगिक भी हैं अभी तो जिसके अंदर क्या पाया गया? कार्बन पाया गया। अतः इस आधार पर वे यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होता है, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड को छोड़कर कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी इन तीनों को छोड़कर बाकी सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जबकि शेष कार्बन रहित यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। यानी जो शेष कार्बनिक रहित यौगिक हैं उन्हें क्या कहेंगे? अकार्बनिक यौगिक, यानी जिनके अंदर किसी भी प्रकार से कार्बन नहीं पाया जाता है। इस आधार पर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा के रूप में क्या बोला गया है? ये देखिए आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक, यानी एक तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। देखो अतः आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी इस प्रकार के यौगिक जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली विवृत श्रृंखला, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली विवृत श्रृंखला होती है उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कार्बन की खुली विवृत श्रृंखला पाई जाती है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में वर्गीकृत करा जाता है। एक को तो कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों के द्वारा संतुष्ट होती है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं या कहा जाता है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके मध्य कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। और बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण लिखिए, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण माने जाते हैं। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें
पैराफिन भी कहा जाता है। ये फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एल्केन के रूप में और एक साइक्लो एल्केन के रूप में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य या तो द्विबंध पाया जाएगा या त्रिबंध पाया जाएगा, उसे कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं चार एकल बंधों के द्वारा पूर्णतया संतुष्ट नहीं होती, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण याद रखने हैं। जैसे एथेनिल की बात की जाए तो यहाँ पर द्विबंध आ रहा है, ठीक है, और द्विबंध होने के कारण एथेनिल में इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एसिटिलीन की बात करें तो यहाँ पर भी द्विबंध आता है और यहाँ पर द्विबंध की वजह से इसको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन, ठीक है, वे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं। यानी एल्कीन का मतलब क्या है, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाए उसे एल्कीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें ओलिफिन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि क्लोरीन के साथ क्रिया करके तेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य क्या पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जा रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, एथेनिल कहा जाता है। त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, उसे त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो देखिए, वे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक त्रिबंध होता है। ये दो कार्बन है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, और इनके अंदर कितना, कम से कम एक क्या आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है, इसलिए इसको त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर। अब क्या बोला गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक स्थायी होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कम स्थायी होते हैं। यहाँ पर आप अभी हमने देखा कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है और असंतृप्त में कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगशील यौगिक बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 1% क्षारीय विलयन के प्रति कोई क्रिया नहीं दर्शाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 1% क्षारीय विलयन की क्रिया करके इसको रंगहीन कर देते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से क्रिया करके इसका रंग उड़ा देते हैं। आगे कुछ और उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। देखो, संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिकों की संरचना किस प्रकार बनाते हैं, यानी संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की संरचना किस प्रकार। सर्वप्रथम सभी कार्बन परमाणु को एक बंध के द्वारा जोड़ देते हैं। दूसरा, इसके पश्चात कार्बन की शेष संयोजकता को हाइड्रोजन के प्रयोग द्वारा संतुष्ट करते हैं। तीसरा, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आवश्यकता से कम है तो शेष संयोजकता द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है। यानी अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है तो जो शेष संयोजकता है वो किसके द्वारा, या तो द्विबंध के द्वारा या फिर त्रिबंध के द्वारा संतुष्ट कराई जाएगी। पहली बात करते हैं एथेन की संरचना। एथेन में दो कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी एथेन में दो कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और साधारण कार्बन यौगिकों की संरचना को प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में सी बंध परमाणु को एकल बंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी इस प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध बना हुआ है, एकल बंध बना हुआ है। यहाँ केवल कार्बन की एक संयोजकता संतुष्ट होती है तथा शेष 3 असंतुष्ट रहती है। यानी यहाँ पर कार्बन की केवल एक संयोजकता संतुष्ट होती है, बाकी शेष 3 संयोजकता क्या रहती है, असंतुष्ट रहती है। ठीक है, आगे देखिए। अब एथेन में कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट है। एथेन C2H6 के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना, यानी C2 दो कार्बन यहाँ पर पे, ये दो कार्बन यहाँ पर पे, और H6 6 हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 4 5 6
और इसका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। प्रोपेन की संरचना यहां भी एथेन के समान नियमों के अनुसरण करेंगे। यहाँ 3 कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा बंधित रहते हैं, यानी प्रोपेन यानी जिसके अंदर 3 कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा, ये 3 कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा निर्मित रहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा? प्रोपेन कहा जाता है, प्रोपेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रोपेन की संरचना। अब 3 कार्बन परमाणु थे, तो 1 कार्बन परमाणु ये, 1 कार्बन परमाणु ये, 1 कार्बन परमाणु ये। ठीक है, और यहां पर पे हाइड्रोजन की संख्या ली गई है, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके रूप में। एथीन की बात करें तो 2 कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध द्वारा बंधित होता है, यानी एथीन 2 कार्बन परमाणु, 1 कार्बन परमाणु और दूसरा कार्बन परमाणु जो एकल बंध के द्वारा प्रदर्शित रहता है। आगे देखते हैं एथाइन की संरचना। 2 कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध, ये भी क्या होता है? एथाइन की संरचना भी वैसी होती है। चक्रीय यौगिकों की संरचना किस प्रकार बनाते हैं? अब देखिए जो कार्बन है वो चक्रीय यौगिकों की संरचना किस प्रकार तैयार करेंगे, किस प्रकार संरचना बनाते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक चक्रीय या वलय संरचना में पाए जाते हैं। चक्रीय या वलय यौगिकों की संरचना को बनाने में प्रयुक्त पद हैं, ये आपको पद दे रखे कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सर्वप्रथम उपलब्ध कार्बन परमाणु को एकल बंध द्वारा चक्रीय रूप में जोड़ते हैं, यानी सभी कार्बन परमाणु को एकल बंध के द्वारा चक्रीय रूप में जोड़ा जाता है। प्रत्येक कार्बन की चतुर संयोजकता को उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट करते हैं, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु को हाइड्रोजन की संयोजकता से संतुष्ट करेंगे। अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता का परीक्षण करते हैं और हर कार्बन की संयोजकता का यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। यदि यह असंतुष्ट है तो इस संतुष्ट करने के लिए द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण करना पड़ेगा या प्रयोग करना पड़ेगा। उदाहरण साइक्लोहेक्सेन। कार्बन परमाणु को एकल बंध के द्वारा इस प्रकार जोड़ा जाएगा, ये सब एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए, जितने भी कार्बन परमाणु हैं ये सब किसके द्वारा जुड़े हुए? एकल बंध के द्वारा। और कार्बन की असंतुष्ट संयोजकताओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु का संयोग, ये सारे कार्बन है, इन सब के साथ हाइड्रोजन परमाणु को इस प्रकार से जोड़ा गया है। 2 हाइड्रोजन परमाणु को, इन 2 हाइड्रोजन परमाणु को सभी जगह कार्बन को 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ आपस में जोड़ा गया है। इस प्रकार कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं क्या हो जाती है? संतुष्ट होता है। बेंजीन की बात करें तो कार्बन परमाणु का एकल बंध द्वारा बंधन, ठीक है, कार्बन परमाणु जब एकल बंध द्वारा बंधित थे यानी C6H6, ठीक है, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये बेंजीन बनेगा, लेकिन किसके द्वारा? एकल बंध के द्वारा। और कार्बन की असंतुष्ट संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंधन, ये 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु, जिससे बेंजीन का निर्माण होता है। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा अर्थात पाई बंध के द्वारा बंध विवृत श्रृंखला का निर्माण या विन्यासित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते। क्रियात्मक समूह, देखिए वे समूह जो कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, यानी वे समूह जो कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह कहा जाता है। जैसे ROH में OH इस यौगिक के रासायनिक गुणों का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। ROH में OH इसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा, अतः यह क्या है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी वो समूह जो कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं या रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। कार्बनिक यौगिकों के कुछ श्रेणियां, उनके क्रियात्मक समूह, देखो इस प्रकार से श्रेणी यहाँ पर दे रखी है और क्रियात्मक समूह आपको दे रखे हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से बोर्ड से रीड करने हैं। सजातीय श्रेणी, जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तो इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यह श्रेणी का निर्माण होता है और इसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। देखिए बच्चों क्या बोला गया है कि जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, यानी जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र और उनका क्रियात्मक समूह क्या हो? बिल्कुल समान हो, तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यह श्रेणी का निर्माण करते हैं और इसे ही सजातीय श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर श्रेणियां लिखी हुई है।
इनके सदस्य का सूत्र लिखा हुआ है, सामान्य सूत्र, और इनके क्रियात्मक समूह इस प्रकार से दे रखे हैं। सामने बोर्ड पर सारी चीजें आपके सामने प्रदर्शित है, आप यहां से रीड कर सकते हैं। सजातीय श्रेणी की क्या विशेषता है? पहली, सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रत्येक दो निकटतम सदस्यों के मध्य एक निश्चित अनुभार का अंतर होता है। यानी सजातीय श्रेणी में श्रेणी के जो सदस्य हैं कि प्रत्येक दो निकटतम सदस्यों के मध्य कम से कम एक निश्चित अनुभार का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, साधारण पद्धति, किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है? तो देखिए, इस पद्धति के अंतर्गत नाम यौगिकों के स्रोत, गुणों आदि के आधार पर रखे जाते हैं। इस पद्धति में सजातीय श्रेणी अथवा अन्य यौगिकों के नाम में कोई क्रमबद्धता नहीं है। अतः कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या होने के कारण यह पद्धति विफल हो गई, परंतु फिर भी कुछ यौगिकों के नाम छोटे तथा अत्यंत प्रसिद्ध हो जाने के कारण आज भी प्रचलित है। जैसे बात करें अपन एसिटिक अम्ल CH3COOH, जो कि सिरके से लिया गया है। फार्मिक अम्ल HCOOH, जो कि लाल चींटियों से लिया गया है, आदि। वर्तमान पद्धति, जिसे बच्चों क्या कहा जाता है? IUPAC पद्धति। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इनके नाम दिए जाते हैं IUPAC पद्धति के द्वारा। तो हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त एलिफेटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं। अतः इनका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं। दूसरा, IUPAC पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम से पूर्व भाग हो सकते हैं, जैसे पूर्व लग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न, इस प्रकार से, और इन्हें क्रमानुसार लिखते हैं। यौगिक का नाम लिखने से पहले तो क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न के बाद उसका मूल शब्द से प्रदर्शित किया जाएगा, और मूल शब्द से प्रदर्शित करने के बाद उस मूल शब्द से प्रदर्शित होगा, और मूल शब्द से प्रदर्शित करने के बाद उसमें प्राथमिक अनुलग्न जोड़ा जाएगा, और फिर लास्ट में द्वितीय अनुलग्न उसके अंदर जोड़ा जाएगा। तो देखते हैं पूर्व लग्न क्या है। ये पार्श्व श्रृंखला एल्की समूह R परमाणु या परमाणु के समूह, जैसे फ्लूओरो यानी F, क्लोरो यानी Cl, ब्रोमो Br, आयोडो I, नाइट्रो NO2, एल्कोक्सी OR आदि को दर्शाते हैं। यानी ये पूर्व लग्न के नाम है। ठीक है, इनके नाम को मूल शब्द से पहले कार्बन श्रृंखला में इनका अंक बताते हुए लिखा जाता है। यानी कार्बन श्रृंखला में इनका कौन सा अंक पाया जाता है? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये सब। अब बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न की। तो यह कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अर्थात यह दर्शाता है कि यौगिक संतृप्त है अथवा असंतृप्त। अभी अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े थे कि संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और असंतृप्त जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यदि यौगिक असंतृप्त है तो इसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी असंतृप्त है, जैसे ये द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये असंतृप्त के नाम से जाना जाएगा। द्वितीय अनुलग्न क्या होता है? यह यौगिकों के मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है। यानी यौगिकों को मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराएगा द्वितीय अनुलग्न। इसे IUPAC पद्धति में सबसे अंत में लिखते हैं। प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए एक विशेष नाम एवं सूत्र निर्धारित किया गया है और इन्हें दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन से दो प्रकार? यदि क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह की भांति रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त हो रहे हो तो उन्हें द्वितीयक अनुलग्न के लिए निर्धारित नाम के अनुसार लिया जाता है। और यदि कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उनमें केवल एक ही क्रियात्मक समूह यानी मुख्य क्रियात्मक समूह होता है एवं केवल उसे द्वितीयक अनुलग्न की भांति लिखा जाता है। शेष को पूर्व लग्न के द्वारा दर्शाया जाता है। ये IUPAC पद्धति की लिखने का वरीयता क्रम दिया हुआ है आपको कि IUPAC प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूह को लिखने का वरीयता क्रम, ये वरीयता क्रम इस प्रकार से लिखा जाएगा। श्रेणी का नाम, क्रियात्मक समूह, पूर्व लग्न और अनुलग्न। ठीक है, आप यहां से टेबल से देख सकते हैं चीजें। अब देखिए बच्चों, जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम। अब जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के क्या नियम है? पहला, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, यानी सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी उपलब्ध कार्बन श्रृंखला चुनते हैं
और श्रृंखला चुनने में यह सावधानी रखते हैं कि सभी पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के रूप में लिखने योग्य समूह श्रृंखला से जुड़े हों। फिर मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो क्रियात्मक समूह की सारणी के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं, ठीक है। उसके बाद चयनित सबसे लंबी श्रृंखला में स्थित कार्बन परमाणु को संख्या प्रदान करेंगे, यानी सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसमें सबसे पहले कार्बन परमाणु को संख्या प्रदान करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। दूसरा, तो यह यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो वरीयता सूची के अनुसार सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन अथवा मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु न होने पर निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक देते हैं। तत्पश्चात क्रमानुसार अत्यंत, यानी जो सबसे निकटतम समूह है या कोई भी यौगिक उसके पास है तो उस वाले कार्बन परमाणु को सबसे पहला नंबर दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ना हो तो प्रतिस्थापित समूह से निकटतम कार्बन को न्यूनतम कार्बन, यानी सबसे पहले उस कार्बन परमाणु को क्रमांक दिया जाएगा जिसके पास क्या उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। और यदि कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह ना हो तो प्रतिस्थापित समूह के निकटतम कार्बन को न्यूनतम संख्या प्रदान करते हैं। तीसरा, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में 2 समान मूलक समूह समान दूरी पर उपस्थित है तो अत्यधिक प्रतिस्थापक वाले सिरे का चुनाव करते हैं, यानी 2 प्रतिस्थापक समूह समान दूरी पर हैं तो अत्यधिक प्रतिस्थापक वाले सिरे का चुनाव करेंगे। द्विबंध एवं त्रिबंध दोनों की उपस्थित होने पर अंकन उसे सिरे से करते हैं जिसमें से कोई भी बंध अत्यधिक निकट हो, और द्विबंध और त्रिबंध की उपस्थिति में उस सिरे से अंकन करेंगे जिस सिरे में सबसे ज्यादा निकट पाया जाए। द्विबंध एवं त्रिबंध दोनों के सिरों में समान दूरी पर स्थित होने पर द्विबंध को वरीयता दी जाएगी, यानी द्विबंध और त्रिबंध दोनों समान दूरी पर स्थित होंगे तो किसको वरीयता दी जाएगी, द्विबंध को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, ठीक है। जैसे ये कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला दी गई है। अब सबसे पहला क्रियात्मक समूह, अब हमें सीक्वेंस देना है। अब सीक्वेंस देने के लिए क्या देखा जाएगा कि सबसे पहले उस कार्बन परमाणु को नंबर दिया जाएगा जिसके पास क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक होगा। तो इस वाले कार्बन के पास क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक है, इसलिए इसको 1 क्रमांक दिया गया, फिर 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये फिर एग्जाम्पल दिया गया, कार्बनिक यौगिक और रासायनिक गुणधर्म। दहन, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश का निर्माण होगा। जब CH4 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो एक तो CO2 का निर्माण होगा, जल बनेगा और ऊष्मा प्रकाश का निर्माण होगा। जब CH3 CH2OH को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और वही ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन किया जाएगा। ईंधन, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं ईंधन कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर ऊर्जा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, संचित होती तथा ऊष्मा ऊर्जा के साथ जलते हैं ईंधन कहलाते हैं। मुक्त ऊर्जा, देखिए बच्चों अब बात करते हैं ईंधन की। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है अथवा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं ईंधन कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है और ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। मुक्त ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे खाना बनाने के लिए, फैक्ट्री में मशीनों को चलाने आदि के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। ईंधनों में जैसे कोयल कोक ये सब आप जानते ही हो। यहाँ पर पे कोयला, यह कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है। इसमें कुल मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं और ये पौधों फर्न तथा पेड़ों के विघटन से बनते जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। यानी ये क्या हुए थे, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंतर्गत दब गए थे। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रो का अर्थ है चट्टान तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। पेट्रो का अर्थ क्या होता है भाई, पेट्रोलियम 2 शब्द से बना है, एक तो पेट्रो और दूसरा ओलियम। पेट्रो का अभिप्राय होता है चट्टान, ओलियम का अभिप्राय होता है तेल। अर्थात पृथ्वी के भीतर चट्टानों से नीचे पाया जाने वाला कच्चा तेल या
अपरिष्कृत तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, पढ़िएगा आप लोग। ज्वाला, ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का क्या होता है, दहन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला दो प्रकार की होती है, एक तो नीली या अदीप्त ज्वाला और दूसरी पीली या दीप्त ज्वाला। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन जिसमें नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, और अपर्याप्त वायु की पूर्ति की स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन जिसके कारण बिना जले कार्बन कणों का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के ग्रहण हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी ऑक्सीजन के ग्रहण और हाइड्रोजन के त्यागने की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके लिए क्षार के KMnO4 प्लस ऊष्मा अम्लीकृत प्लस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। यह उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है। योगात्मक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, उसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना ही परमाणु अभिक्रिया कहलाती है। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना, वह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, एथिल, एल्कोहल, एथेनॉल, जिनकी संरचना को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। निर्माण, सीरा के किण्वन से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है जिसे गन्ने के रस में प्रयोग में लिया जाता है। भौतिक गुण, यह एक रंगीन ज्वलनशील द्रव है। क्वथनांक इसका 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक विशेष गंध होती है तथा स्वाद में तीखा होता है, और यह आर्द्रताग्राही तथा उद्दीपक के रूप में काम करता है, और यह क्या होता है, उदासीन होता है। रासायनिक गुण, क्षार धातु से क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया क्षार धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि से खाद कराने पर OH या H परमाणु धातुओं को विस्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाएगी तो देखिए एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्रमशः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। जब इसकी क्रिया कराई जाएगी HHSO4 के साथ 100 से और 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O का निर्माण होगा। उपयोग दे रखें, मैथिलीकृत स्पिरिट बनाने में पेंट सल्फर आयोडीन गोंद आदि के विलेख के रूप में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में, एल्कोहल पेय पदार्थ की मदिरा के रूप में यानी शराब बनाने के लिए, मोटर व हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए, और एथिल एल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का प्रभाव, सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का प्रभाव दिखाया गया है कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपचारिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उन्नादीपन, समानता, अंतर्भाग आदि, यानी सब कुछ हम लोगों के लिए यानी जीवों के पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक, साबुन तथा अपमार्जक। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम सल्फेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं, और अपमार्जक की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण तेल या वसा से न करके पेट्रोलियम से किया जाता है।